Hello students, today we will start chapter first, resources. This is class 8th first chapter. What is resources? Anything that can be used to satisfy the need is a resource. कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूजफुल है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो रिसोर्स है। कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ट्री है, हमारे लिए रिसोर्स है। कैसे है? इस ट्री से हम चेयर बना सकते हैं, इसको हम लकड़ी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई मेडिसिनल हर्ब हैं, उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। पेपर बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाई हैं और हमारे लिए यूजफुल हैं, वो सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर अवेलेबल है, नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाई है और हमारे लिए यूजफुल है, हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, डू वी हैव एनी रिसोर्सेज अराउंड अस? क्या हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें देखते हैं उनमें से हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं या फिर काफ़ी टाइम बाद यूज़ करते हैं? यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल्स, हाउस एटसेट्रा आर द रिसोर्सेज अराउंड अस। हमारे आसपास पानी है, उसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, और भी जो डोमेस्टिक वर्क्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी हमारे लिए रिसोर्स हैं। वेजिटेबल्स हैं और जो हाउसेज हैं वो सब हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज हैं। क्यों है रिसोर्सेज? क्योंकि वो हमारे नेचर में अवेलेबल भी हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। तो हम किस चीज़ को रिसोर्स मानते हैं? हमने डेफिनेशन में ही क्लियर किया था कि कोई भी चीज़ जो हमारे अर्थ पर अवेलेबल है और हमारे लिए यूज़फुल है, ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज़फुल है, उसको रिसोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूटिलिटी। व्हाट इज़ यूटिलिटी? द यूज़फुलनेस ऑफ एनीथिंग यूज्ड बाय अस। हम जिस भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको, उसकी जो यूज़फुलनेस है उसकी यूटिलिटी कहलाती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता है वो। अब देखिए, किसी भी रिसोर्स की वैल्यू होती है, हर एक रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, चाहे वो कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, चाहे ह्यूमन बीइंग जो मैन मेड है, तो किसी भी टाइप का जो रिसोर्स है उसकी वैल्यूज़ होती हैं। इट मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वर्थ सच एज मेटल्स। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि मेटल्स हैं। सभी मेटल्स की कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ नहीं होती। वैसे उनकी वैल्यूज़ होती हैं लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। द ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज़। यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि क्या सभी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं? नहीं, सभी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यूज़ नहीं होती। ऑल रिसोर्सेज हैव ए वैल्यू बट ऑल रिसोर्सेज में और नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। हो सकता है कि किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो, ये भी हो सकता है कि किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, लेकिन सभी रिसोर्सेज की वैल्यू होती है। देखिए, यहाँ पर डिफरेंस समझना है। ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू, सभी रिसोर्सेज की वैल्यू होती है, बट ऑल रिसोर्सेज में और मे नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। हो सकता है कि किसी रिसोर्स की वैल्यू हो लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन एनवायरनमेंट, फ्री वाटर। अब वाटर देखिए, वाटर की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में? वाटर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है हमारे लिए। बिना पानी के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जीवित ही नहीं रह सकते, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। एक क्लीन एनवायरनमेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसमें हम सांस ले रहे हैं। अगर क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, हम उसमें ऑक्सीजन ही नहीं वहाँ से ले पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, तो हमारे लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है? लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। वैल्यू है लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू उसकी नहीं है। मीन्स ऑल रिसोर्सेज हैव ए वैल्यू बट ओनली फ्यू रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। सच एज मेटल्स। मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, उनकी बहुत ही प्रीसियस मेटल्स होती हैं, डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर्स हैं, रिसोर्सेज जो भी हम यूज़ करते हैं नेचर से, सबकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसके बाद आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज।
यहाँ पर देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन हम उनको अभी यूज़ नहीं कर रहे, हम उनको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सम प्रोडक्ट्स में बिकम रिसोर्सेज इन द फ्यूचर, दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं लेकिन अभी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। अब देखिए सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी जो है आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? एक प्रेजेंट रिसोर्स है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो क्या होता था? पोटेंशियल रिसोर्स होता था। क्यों होता था पोटेंशियल रिसोर्स? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी प्रॉपर जिससे हम सोलर एनर्जी का प्रॉपर यूज़ कर सकें। लेकिन अब वो क्या है? हमारे लिए प्रेजेंट रिसोर्स है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो हमारे लिए अब जो है एक तरीके से पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गुजरात और राजस्थान के पार्ट्स जो हैं वहाँ पर विंड एनर्जी हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स हैं। अब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मान लो नहीं है कि हम उसका बड़े पैमाने पर यूज़ कर सकें। हम उसका यूज़ आज भी करते हैं लेकिन एक बड़े लेवल पर उसका यूज़ नहीं कर रहे। हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हों जिससे हम वहाँ पर विंड एनर्जी को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, तो वो हमारे लिए क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है संभावित रिसोर्स जिसका हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हेल्प कन्वर्ट दीज आइटम्स इनटू रिसोर्सेज। यहाँ पर टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन रिसोर्सेज को जो है प्रेजेंट रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज। Type of resources according to renewability. There are two type of resources, renewable resources and non-renewable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको हम एक बार यूज़ करके दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। रिन्यूएबल के एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम कितना भी यूज़ करें हम उसको जो है बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सोलर एनर्जी को यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाएगी, दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसके बाद अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज होती हैं जिसका हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो उसको दोबारा प्राप्त करने में काफ़ी जो है ज़्यादा टाइम हमें लग जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स है कोल्स एंड पेट्रोलियम। जो कोल है उसको अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल का जो टाइम लग जाएगा और इतना वेट हम नहीं कर सकते। इसके बाद बेसिस ऑन ओरिजिन के बेस पे जो रिसोर्सेज होते हैं टू टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, नेचुरल एंड ह्यूमन। देखिए बेसिकली हम रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। ये सभी जो हैं इन्हीं के सब पार्ट्स हैं। तो बेसिकली किस में डिवाइड करते हैं? नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं, ह्यूमन खुद मनुष्य, और ह्यूमन मेड जो मनुष्य ने बनाए हैं वो रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड सनलाइट। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं और हम उनको यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एयर, वाटर एंड सनलाइट ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को 2 तरह से डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज आर दोज विच गेट रिन्यूड क्विकली सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड सोयल एंड फॉरेस्ट एटसेट्रा। इसके बाद है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर लिमिटेड इन स्टॉक एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश, हैंस शुड बी केयरफुल यूज्ड। एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक है, अगर हम पेट्रोलियम को लगातार यूज़ करते रहें और वो ख़त्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत ही जल्दी दोबारा से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उसको बनने में काफ़ी लाखों करोड़ों साल लगे हैं, इसलिए वो क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। Based on their origin, resources can be classified into biotic and abiotic. Biotic resources, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. Biotic resources वो होते हैं जो बायोस्फीयर है, जो हमारा जैव मंडल है, उसमें एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं
और उसमें हम किसको काउंट करते हैं? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या है? बायोटिक रिसोर्स हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में जो है लिविंग थिंग्स को हम काउंट करते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज ऑल दोज थिंग्स विच आर composed of non-living things are called abiotic resources. For example, sunlight, temperature, minerals, etc. ये सब क्या है? abiotic resources हैं जो कि non-living things हैं। इसके बाद आती है बात रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन की। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो टेरेन है, क्लाइमेट है और एल्टीट्यूड है। देखिए टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड किस तरीके से अफेक्ट डालते हैं अपना। हम अगर बात करें प्लेटूज़ की, माउंटेन्स रीजन की, तो वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। किसी भी अगर प्लेन रीजन में हम उम्मीद करें कि हमें वहाँ पर मिनरल्स मिल सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हमें जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? प्लेटूज़ में मिलते हैं, जो पठार होते हैं उन एरियाज़ में मिलते हैं। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज when original form of nature resources is changed to make them useful for humans, example paper, rubber, sheet metal। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो रिसोर्सेज होते हैं 3 टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। ह्यूमन का मतलब है जो खुद मनुष्य है, जो खुद मानव बुद्धि है, और ह्यूमन मेड का मतलब है जो मनुष्य ने बनाई हैं। जो ओरिजिनल चीज़ें हमें नेचुरल रिसोर्सेज से, जो नेचर से हमें ओरिजिनल चीज़ें मिली थी उनको हम मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें नेचर से ट्रीज, वेजिटेशन मिली, हम पेड़ को कहते हैं एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसी पेड़ की लकड़ी से हम पेपर और रबर वगैरह अगर हम बनाते हैं तो वो क्या है? ह्यूमन मेड है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें इसमें आती हैं। ह्यूमन्स यूज देयर स्किल्स एंड नॉलेज टू मेक नेचुरल रिसोर्सेज मोर यूजफुल, टर्निंग दैम इनटू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे बनाते हैं? आर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ए रिसोर्स? क्या मनुष्य भी खुद एक रिसोर्स है? जी बिल्कुल है। ह्यूमन बीइंग जो है सबसे बड़ा रिसोर्स हम इसको कह सकते हैं। ह्यूमन माइंड के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अगर ह्यूमन माइंड नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़फुल नहीं हो सकते थे। अगर हम बात करें आदि मानव के टाइम पीरियड की, तो रिसोर्सेज उस टाइम पे भी थे लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं और रिसोर्सेज को यूजेबल बनाया है। अगर ह्यूमन माइंड नहीं होता, ह्यूमन की स्किल्स को यूज़ नहीं किया जाता, उसकी नॉलेज यूज़ में नहीं लाई जाती, तो रिसोर्सेज जो है यूज़फुल नहीं बन पाते। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन्स कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर। जो मनुष्य हैं वो अपने टेक्नोलॉजी और अपने स्किल का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे यूज़फुल रिसोर्सेज जो हैं बनाते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नई नई चीज़ों की रिसर्च की है, उनको यूज़फुल बनाया है। हाउ कैन वी मेक ह्यूमन एज रिसोर्स? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड गुड हेल्थ वी कैन कन्वर्ट ह्यूमन्स इनटू ए रिसोर्स। हम किसी भी इंसान को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के उसको एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, सो वी शुड कंजर्व दैम बाय गिविंग दैम टाइम टू रिन्यू। अब यहाँ पर बात आती है रिसोर्स कंजर्वेशन की। देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उनको सेव करके रखें, उनका एक लिमिट में यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम उनको सेव करके रख सकें। इफ़ वी कंजर्व दैम फॉर आवर फ्यूचर इट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कंजर्व करके रखते हैं तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको एक लिमिट में यूज़ करें, इस तरीके से यूज करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को कोई हानि ना पहुँचाएँ और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम रिसोर्सेज को सेव करके रख सकें। वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बाद देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम किन किन तरीक़ों से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं? अभी हमने बात की कि हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो तरीके कौन से हैं? हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ से ही लेते हैं। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम कैसे सेव कर सकते हैं? बाय नॉट वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए।
अब हम अगर घर के अंदर हैं, हमें लाइटिंग की ज़रूरत है तो ही लाइट ऑन करें, हमें अगर गर्मी लग रही है फ़ैन चलाने की ज़रूरत है तो ही फ़ैन ऑन करें, अगर वहाँ पर कोई नहीं है तो ज़्यादा टाइम हमें क्या करना चाहिए, फ़ैन ऑफ कर देने चाहिए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज रोक सकते हैं। बाय नॉट वेस्टिंग पेपर की वेस्टेज हमें नहीं करनी है। बाय नॉट वेस्टिंग वाटर टैप्स जो होती हैं उनके अंदर हमें वाल्व लगा कर रखने चाहिए, जब हमें पानी की ज़रूरत हो उसी टाइम उसको ऑन करें, अदरवाइज उसको ऑफ रखें। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके लिए हमें द 3 R's का जो फॉर्मूला है उसको भी यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। 3 R's का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस कंजप्शन, जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसको हमें रिड्यूस कर देना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसके बाद रिसाइकलिंग, हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए। जैसे मेटल्स हैं, हम उनको एक बार किसी एक फॉर्म में यूज़ करने के बाद भी दोबारा से उससे कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग जो है की जा सकती है। सभी मेटल्स की रिसाइकलिंग पॉसिबल है। इसके बाद है रीयूजिंग, हमें जो थिंग्स हैं उनको रीयूज़ करना चाहिए, दोबारा से उसका यूज़ हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि पेपर है, ब्लैंक पेपर को हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो राइटिंग के बाद जो पेपर है उसका भी हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज एंड मेक ऑप्टिमम यूज़ विद मिनिमम ऑफ वेस्टेज। हम अपने एनवायरनमेंट को तभी सेव कर सकते हैं, जो परिस्थिति है उसको अनुकूल तभी बना सकते हैं जब हम कम से कम वेस्टेज करें रिसोर्सेज की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट द रिसोर्सेज आर जुडिशली यूटिलाइज्ड सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर द यूज़ ऑफ फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, जिसमें तीनों, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, जितने भी हमारे अर्थ के अंदर जितने भी हमने डिवाइड किया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स को, उन सबको मिलाकर हमारी क्या बनती है, हमारा जो है इकोसिस्टम बनता है। सनलाइट एंड हीट हम लेते हैं ह्यूमन बींग को सर्वाइव करने के लिए, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उन सबको इकोसिस्टम कहा जाता है। द इकोसिस्टम इज़ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। ये पिक्चर में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशन है उसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको भी नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड कर रहना पड़ता है, उनके बिना उनकी जो लाइफ है वो ईजी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने चैप्टर जो है कंप्लीट डिस्कस कर लिया है रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर देखिए पढ़ा, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड ए नीड इज़ ए रिसोर्स। कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, वो रिसोर्स है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ रिसोर्स पढ़ा। टाइप ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें नेचर से मिले हैं और उनका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मॉडिफाई करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमन रिसोर्स खुद ह्यूमन है, जो ह्यूमन माइंड है, जो स्किल्स हैं, एजुकेशंस हैं, वही जो है रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़फुल बनाती हैं। और इसके बाद अगर बात करें ह्यूमन मेड की, तो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।